दिल्ली न्यूज। तरह के वो पटना से हैं, बिहार से हैं और इस मुल्क से हैं। आपको हैरत होगी, इस मुल्क से नहीं, पड़ोस में भी उनके दोस्त हैं और दूसरी जगह भी हैं और इनका एक आलमी सिलसिला है। हमारे जो सदर हैं पाटनकर साहब, डॉक्टर मोहम्मद पाटनकर, उनके बारे में एक जुमला, एक शेर में कहूँ तो आपको खुशी होगी कि दर्द की चोट तो पड़ती है जिगर पर यकसा, दर्द की चोट तो पड़ती है जिगर पर यकसा, ज़र्फ के साथ मगर आवाज़ बदल जाती है। डॉक्टर पाटनकर साहब हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि वो इंडो अरब में हो, कि इस्लाम जिमखाने में हो, वो जहाँ कहीं भी हो, लोगों का साथ दें, मदद करें। मैं अब ये एक गुजारिश है कि आपको अभी तक हमारे शत्रुघ्न सिन्हा ने खामोश नहीं कहा है, इसलिए आप खामोश नहीं, जब कभी कोई बात हो तो दाद दीजिएगा और खूब भरपूर दाद दीजिएगा। अब आपके दरमियान गिव अ बिग हैंड, बल्कि आप खड़े होकर जो है उनका इस्तेमाल करें कि हमारे आज मुल्क की शान है, आन है, बान है, हमें उन पे फख्र है, हमारे चीफ गेस्ट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शत्रु जी से कि वो अपनी बात आपके सामने रखें। अब जिगर थाम के बैठिए, मेरी बारी आई। अब तो मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ खामोश। इतने बढ़िया लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं। थैंक यू समीर भाई, थैंक यू मजीद भाई, थैंक यू यूसुफ भाई, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत ममनून हूँ, बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ कि यहाँ पे हमारे बहुत हमें चाहने वाले, मानने वाले आप तमाम लोग तो बैठे ही हैं, लेकिन इतने बड़े कदरदान मेरे बैठे हैं, इतने काबिल, इतने सोशल, इतने नोबल इंसान डॉक्टर पाटनकर। मैं उनको बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ मैं आप तमाम लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ और खासकर हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, हिंदुस्तान के बहुत टॉप लेवल के जो प्रवक्ता भी हैं, वक्ता भी हैं और इतने बड़े एडवोकेट हैं जिनका ग्रोथ मैंने देखा है। मजीद मेनन साहब का जिक्र कर रहा हूँ, जिनका मैंने ग्रोथ देखा है, उन्होंने शायद मेरा भी देखा होगा एज ए स्टार के तौर पे, लेकिन मैंने इनका ग्रोथ देखा है और उन्होंने जो नहीं कहा, मुझे याद है कि इनको स्कूटर से मैंने हवाई जहाज तक देखा है ये, और बहुत हमारी दिली दुआएं इनके साथ हमेशा साथ रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले समीर साहब ने कहा था, अब्बासी भाई को तो अभी मौका ही नहीं मिला बोलने का, नूरुल भाई को मैं सुनना चाह रहा था, इनका भी जिक्र आया लेकिन अभी सुनने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब समीर साहब ने शायद कहा कि मजीद भाई जो हैं वो एमपी थे और मैं एमपी हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं मजीद भाई एमपी थे, एमपी होंगे और बहुत जल्द होंगे, सूनर द बेटर, बहुत। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं बहुत अच्छा है, इन्होंने सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए बहुत काम किया है और इन्होंने भी जो हमारे चैरिटी की बात की, चाहे हमारे कुछ हैबिट्स की बात की जो लोगों को पसंद आता है, मैं समझता हूं ऐसे काम में मुझे बहुत लोगों से इंस्पिरेशन मिला है, या कुछ लोगों से जो सही मायने में इंस्पिरेशन मिला है, उसमें से एक मजीद मेहनत भी है। तो मैं आज बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज मुझे यहाँ पे इनके साथ बैठने का, और पहली बार मुझे यूसुफ भाई, आप तमाम लोगों ने, पाटनकर साहब, इंडो अरब सोसाइटी, तमाम लोगों ने पहली बार मुझे इनवाइट किया है इस्लाम जिमखाना में। ना सिर्फ इनवाइट किया है, मुझ पर प्यार और मोहब्बत का एक बोझ भी डाल दिया है, और वो है मेंबर बनाकर, लाइफ टाइम मेंबर बनाकर। मैं उसके लिए भी आपका बहुत ममनून हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैं आई नो कि आप यहाँ खाने का जिक्र कर चुके हैं और कुछ लोगों को भूख भी लगी होगी, तो खातिन हजरात, मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले मैं दो चार अपना ही इंट्रोडक्शन दे दूं
दो चार लफ्जों में कि मैं दरअसल मैं पैदावर या पैदाइश मेरी पटना बिहार की है। मैं वहाँ पे स्कूल और कॉलेज वहाँ करता रहा। साइंस कॉलेज पटना से सीधा कट टू यहाँ पे FTII फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक्टिंग, यानी कि हम चार भाई। एक हमारे मकान का नाम रामायण है, आपने सुना होगा। उसमें चार बेटे थे, चारों बेटे हमारे यहाँ हैं, इसलिए शायद पूरे हिंदुस्तान में हमारा पहला मकान या बंगलो या बिल्डिंग है जिसका नाम रामायण है कि चार भाई राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न। मैं डॉक्टर राम सिन्हा का सबसे छोटा भाई ने डॉक्टर राम सिन्हा, डॉक्टर लखन सिन्हा, डॉक्टर भरत सिन्हा, और मैं तो खैर कंपाउंडर बनने के लायक भी नहीं था, इसलिए मेरे आगे खिताब नहीं लग सका डॉक्टर का, तो मैं बन गया शत्रुघ्न सिन्हा। ये बात अलग है कि जो आदमी कंपाउंडर बनने के लायक भी नहीं था वो एक दिन देश का, मुल्क का, हिंदुस्तान का वो हेल्थ मिनिस्टर बन गया। ये कई बार डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में ऐसा होता है अब्बास भाई, ये तो हो गया और मेरे साथ। लेकिन मैं अपने इंट्रोडक्शन में आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि मैं वहां पे, मेरे पेरेंट्स की बहुत ख्वाहिश थी, और उस वक्त मेरे फादर, लेट एंड ग्रेट फादर, उस वक्त उन्होंने MSc और BSc अमेरिका से किया था, जिस समय बहुत कम लोग जाते होंगे अमेरिका। पानी के जहाज से गए थे, पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से और कैंसास यूनिवर्सिटी से उन्होंने BSc और MSc किया था। उसके बावजूद जो मैं आज पेरेंट्स को कहना चाहता हूं कि कभी अपने अहम को, अपनी बातों को बच्चों पे ना थोपें। देखें उनके अंदर कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटीज क्या है, क्या करने के काबिल हैं। हमारे पेरेंट्स इतने अच्छे थे, ना मानते थे, लेकिन उसके बावजूद मैं बाबा कहता था, मां को अम्मा कहता था। बाबा की बड़ी ख्वाहिश थी कि चारों बेटे में से दो बनेंगे साइंटिस्ट और दो बनेंगे डॉक्टर, और उन्होंने ठान ली थी कि दो साइंटिस्ट बनेंगे और दो डॉक्टर। डॉक्टर राम सिन्हा स्पेस साइंटिस्ट बन गए, अमेरिका में हैं। डॉक्टर लखन सिन्हा एविएशन साइंटिस्ट बन गए, अमेरिका में थे, अब हिंदुस्तान आए। डॉक्टर भरत सिन्हा आज भी लंदन में डॉक्टर हैं, अच्छा कर रहे हैं। अब जैसा मैंने कहा, मुझे तो मार मार के घोड़े को आप पॉन्ड के पास ले जा सकते हैं, वो पानी थोड़ी पिला सकते हैं उसे आप। मुझे तो बड़ी कोशिश की, लेकिन साइंस में मैं जब पढ़ता था, डायसेक्शन करता था, तो मेरी लेडीज टीचर देखती थी मुझे, अच्छी थी, बढ़िया बढ़िया लोग थे वो लोग, वो देखती थी और कहती थी कि ना, ये कोर्स तुम्हारे लायक नहीं है, क्योंकि अगर मैं राना टेग्रीना फ्रॉक का अगर डायसेक्शन करता था तो कहीं ब्लड वगैरह निकलता था तो मैं हिल जाता था। वो आदमी जिससे बहुत लोग हिल जाते हैं, उसके खामोश बोलने पे वो हिल जाता था। फ्रॉक का जरा सा खून देख के मेरी हालत खराब होती थी, और उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने कहा तुम आर्टिस्टिक हो, तुम सेंटिमेंटल हो, तुम इमोशनल हो, ये साइंस तुम्हारे बस की बात नहीं है, कुछ रास्ता तलाश करो। और रास्ता तलाश करने के प्रोसेस में कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वहां पे एक्टिंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है, कोशिश करो, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन अच्छा है, तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी है, तुम अच्छा लोगों को ऑब्जर्व करके उनको पेश कर देते हो, कॉपी कर लेते हो, तो और तुम्हारे अंदर ओरिजिनलिटी भी है, कुछ करो, और कॉन्फिडेंस तुम्हारा एसेट है। खैर स्मॉल स्टोरी, मैंने कहा कि ठीक है, मैंने ट्राई किया, एंड एज लक कुड हैव इट, अल्लाह ताला की फजल से, वाहेगुरु के आशीर्वाद से, प्रभु के असीम अनुकंपा से पहली बार में ही मेरा सिलेक्शन हो गया फिल्म इंस्टीट्यूट में। और वहां सिलेक्शन हुआ, वहां आया तो बाद में पता चला कि पटना मेडिकल कॉलेज से बुलावा आ गया, कुछ जुगाड़ लगाया था मैंने शायद, जुगाड़ की वजह से वेटिंग लिस्ट था, कॉल आ गया।
तब मैं इस्लाम जिमखाना में एक किस्सा सुनाने का मतलब है, आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। और हमने कहा कि नहीं, क्या किया जाए, अब बाबा की बड़ी ख्वाहिश है डॉक्टर बनूं, वहां जाऊं क्या वापस फिल्म इंस्टीट्यूट से। लेकिन हमने कहा नहीं, तो हमारे कोई फ्रेंड थे, कोई अहमद नाम था, उन अफगानिस्तान, खान आगा सरूर, हमारे अफगानिस्तान के ही थे। उन्होंने एक किस्सा सुनाया मुझको कि आदमी कोई कहा, कोई बहुत पहले किस्सा सुनाया था, कोई आप ही के मजहबी किस्सा था कि आदमी गया उस पार, जब गया जहाज, तो सबसे पहले उसने कहा कि जहाज को जला डालो। हाँ, वैसे ही कुछ था, किस्सा सुना, बहुत पहले की बात। उसने कहा कि वो जहाज को आग लगा दो, जला दो, कि अगर जहाज वहां पर रहेगा तो बार बार तुम्हारा मन डोलेगा, मन हिलेगा कि वहां वापस तो नहीं आना, वापस जाने के जहाज है। जहाज अगर जला डालोगे तो फिर जील होगा, एंथुसियाज्म होगा, कमिटमेंट होगा, डेडिकेशन होगा, डिवोशन होगा, और तुम आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ते जाओगे। ये कहानी मेरे ऊपर बहुत रंग ला, और देखिए आज इतने सालों बाद भी याद आ रहा है, खास इस्लाम जिमखाना में मैंने कहा चलो अब जहाज को जला डालो, उधर की सोचो ही मत, अभी आगे बढ़ते हैं। और ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, आगे बढ़ता गया, बढ़ता बढ़ता बढ़ता, कटिंग इट वेरी शॉर्ट। फिर स्टारडम के बाद फिर एक वक्त आया कि आगे क्या किया जाए। स्टारडम में पॉपुलैरिटी हो गई, नाम हो गया, शोहरत हो गया, शोहरत मिल गई, सब कुछ हो गया। अब आगे क्या? तो हमें लगा जिन लोगों ने मुल्क बनाया है, उन लोगों ने हमें बनाया, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी उनके लिए कुछ करें, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया और इतना हमें दिया। और यही सोचकर मैंने कहा कि अब मैं पॉलिटिक्स की ओर, मैं बता दूं, मेरी बहुत किताब आई है, बहुत पॉपुलर किताब हुई है, वर्ल्ड में उसके बहुत चर्चे हुए हैं, बहुत जिक्र हुआ है उसका, बहुत अप्रिसिएशन मिला है, मेरी बायोग्राफी है, एनीथिंग बट खामोश। और लंदन बुक फेस्टिवल, जयपुर लिट फेस्टिवल, लंदन लिट फेस्टिवल, आबू धाबी लिट फेस्टिवल, दुबई लिट फेस्टिवल, नेपाल लिट फेस्टिवल, यानी हैदराबाद से लेके मुंबई से लेके टाइम्स ऑफ इंडिया लिट फेस्टिवल, जगह जगह की जगह तो हम जा ही नहीं पाए। उसमें एनीथिंग बट खामोश, वो बुक में इस बात का जिक्र है कि जब पॉलिटिक्स में गया, और पॉलिटिक्स में भी जैसा अभी आपने, यूसुफ भाई ने नहीं, अभी समीर साहब ने कहा कि पहला नहीं, मजीद साहब ने कहा अभी कि पहला शख्स पूरे भारत के, हिंदुस्तान के फिल्म इंडस्ट्री से जो कि फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर बनकर उभरा। आज तक कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना था फिल्म इंडस्ट्री से। रीजनल लोग आए, बहुत बड़े बड़े लोग आए, अच्छे पर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना था सेंटर में, और वो भी कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि दोनों क्षेत्र कहें, दोनों साइड कहें, फिल्म कहें, पॉलिटिक्स कहें, दोनों में मेरे दूर दराज के रिश्तेदार का साया भी नहीं। फिल्मों में आज तक कोई मेरा जूनियर आर्टिस्ट भी नहीं, कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं, कोई फिल्म डायरेक्टर नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं, कोई प्रोड्यूसर नहीं। घर का सबसे छोटा बेटा आप लोगों की भक्ति पे, आप लोगों की दुआओं की वजह से, ऊपर वाले के फजल की वजह से आगे करता गया, जिसे आप कह सकते हैं कुछ हद तक सेल्फ मेड मैन, यानी उस तरह से चल के आगे बढ़ता गया। और पॉलिटिक्स में कोई खानदान में कोई आदमी आज तक एमएलए नहीं, काउंसलर नहीं, कोई एमपी नहीं, मिनिस्टर बना तो बहुत दूर की बात। ये दोनों में दूर दराज के रिश्तेदार का साया भी नहीं रहा। ये किताब इसलिए जिक्र किया कि ये लोगों को बहुत इंस्पायर करती है। यंगर जनरेशन में बहुत पॉपुलर हुआ किताब कि अगर आपके अंदर दमखम है किसी भी फील्ड के लिए, सबसे बड़ा आपके अंदर होना चाहिए, सबसे बड़ा टैलेंट अगर होना चाहिए तो पैशन के साथ कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
कॉन्फिडेंस के साथ आ जाएगा कमिटमेंट। कमिटमेंट, पैशन और कॉन्फिडेंस लेके आगे बढ़ेंगे तो आपके अंदर वो डेडिकेशन और डिवोशन आ जाएगा, और वो करके अब आगे बढ़ते हैं तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, इसमें दो राय नहीं है। और ये इस किताब में भी लिखा है, जिक्र है, इसलिए यंगर जनरेशन में ये किताब बहुत पॉपुलर हुई, लोगों को इंस्पायर करती है, लोगों को मोटिवेट करती है। तो इसलिए जब मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा था, जब मैं आने की सोच रहा था, तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे हमारे दोस्त लोग वो तो कहते थे क्या दिमाग खराब हो गया है क्या। मैं यूसुफ भाई सुनील दत्त साहब से बहुत इंस्पायर्ड हुआ, बहुत। सुनील दत्त बहुत बहुत बढ़िया इंसान थे, बहुत अच्छे थे, उनसे भी इंस्पायर्ड हुआ। और बाकी पॉलिटिक्स में एक नॉन पॉलिटिकल पर्सनैलिटी थी जिसका पॉलिटिक्स में लोग आज भी लोहा मानते हैं, जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति। अभी 11 तारीख को अमिताभ बच्चन का बर्थडे था, लेकिन 11 तारीख को जयप्रकाश नारायण जी का भी बर्थडे था, और वो संपूर्ण क्रांति में इन लोगों से इंस्पायर्ड होता गया। लोग हमें मना करते गए कि ये क्या कर रहे हो तुम, पॉलिटिक्स में जा रहे हो। मेरे वाइफ के भाई बने हुए सुभाष घई, वो बहुत करीबी हैं, दोस्त हैं। सुभाष घई ने कहा कि दिमाग खराब हो गया है क्या, पॉलिटिक्स में जा रहा है, क्यों जा रहा है, माल बनाना है क्या, माल तो है इसके पास, तो फिर पॉलिटिक्स में क्यों जा रहा है, गंवाने जा रहा है, खोने जा रहा है वहां पे। मैंने कहा नहीं, अरे पॉलिटिक्स तो बहुत गंदा होता है। मैं आज भी कहता हूं, अगर पॉलिटिक्स गंदा है तो साफ करने की कोशिश करो। अगर गंदा है, घर गंदा है तो हम साफ करने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिक्स गंदा है तो साफ करने की कोशिश करो। देयर इज अ सेइंग कि गुड पीपल आर नॉट विलिंग टू एंटर इनटू पॉलिटिक्स, दे शुड बी रेडी टू बी गवर्न्ड बाय द बैड पीपल। अगर अच्छे लोग राजनीति में आने के लिए तैयार नहीं हैं तो उन्हें फिर तैयार रहना चाहिए बुरे लोगों के शासन में घुट घुट के जीने के लिए या घुट घुट के मरने के लिए। अच्छे लोगों को सामने आना ही होगा। सिर्फ कंप्लेन करने से काम नहीं चलेगा, आना ही होगा। और यही सब सोचकर, ठान कर मैं जब आया पहली बार अपनी सोशल ऑब्लिगेशन के तहत, सामाजिक जिम्मेदारी के तहत मैं राजनीति में आया। और राजनीति में आया तो उस वक्त मुझे सबसे बढ़िया लोग लगे, और खासकर फादर फिगर भारत के भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके दौर में मैंने कहा कि ठीक है, यहां पे कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, किसी किस्म का भ्रष्टाचार नहीं होगा। मैं राजनीति से जब सत्ता में आया तो भी ये जानकर और मानकर आया था कि पावर, सत्ता सेवा का माध्यम होना चाहिए, मेवा का नहीं, सेवा का माध्यम होना चाहिए। यही सोचकर, यही जानकर, समझकर, यही जयप्रकाश नारायण जी से सीख कर मैं आया अटल बिहारी वाजपेयी जी के उसमें। और उसके बाद की कहानी आपको पता है, जैसे मैंने कहा कट शॉर्ट करके छोटे में बताऊंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने के वक्त में मैंने बहुत कुछ सीखा, देखा, संघर्ष किया, आपसे कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात की। तो आज भी कह सकता हूं, आज पूरे टीएमसी की हिस्ट्री में और शायद बंगाल की हिस्ट्री में और हिंदुस्तान के किसी भी मिड टर्म इलेक्शन की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हिस्टोरिकल, हिस्टेरिकल, मैसिव, लैंडस्लाइड और रिकॉर्ड ब्रेकिंग अगर जीत हुई टीएमसी से तो आपके भाई की हुई, आप लोगों की दुआओं से हुई। शायद इसके पीछे आप बहुत लोग ऑरेटरी मान सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं इसके पीछे मेरी इंटीग्रिटी, मेरी ऑनेस्टी और सबसे बढ़ के ट्रांसपेरेंसी भी रही है। मैं पूछता था उन लोगों से कि मैं भारतीय जनता पार्टी में भी जब था, कई बातों से आप मेरे सहमत होंगे या कई बातों से आप मेरे सहमत नहीं होंगे, लेकिन क्या आप में से कोई एक भी कह सकता है कि आपने आज तक मेरे बारे में कभी भी किसी किस्म की
कोई भ्रष्टाचार करप्शन का कोई इल्जाम एलिगेशन सुना है? और कहते हैं नहीं, कोई नहीं, आज तक नहीं सुना होगा। कोशिश की मैंने आपकी कसौटी पे खरा उतरने की। ये और वहां जैसा मजीद मेनन भाई ने कहा, क्या बिहार से पटना से नई जगह जा रहे हैं? आसनसोल, सबसे ज्यादा रेवेन्यू बंगाल में आता है आसनसोल से। वहां के लोग इतने अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं तो नया था, मुझको किसी को जानता नहीं था। मैं लीडर्स ने, वर्कर्स ने, लोग ने, और मैं वहां पहली बार कदम रखा। मजीद भाई जैसे किसी दोस्त ने कहा था वहां पे, मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि इसमें गरूर, अहंकार दिखेगा, मैं तो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड से बात करता हूं। कहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा he came, he saw and he conquered। ये पहली बार तो मैं तो गया आसनसोल की जमीन में पहली बार। मैं अपनी वाइफ को लेकर गया, वहां पे बच्चे भी आए थे, हमने सब नया था, और वहां पे जाके बस हमने अपने आप को ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों के सामने पेश कर दिया। और उनको लगा कि इसके साथ ज्यादती भी हुई है, ईवीएम मशीन का भी खेला हुआ है। ईवीएम मशीन से पिछली बार रिकॉर्ड जैसा रिकॉर्ड ब्रेकिंग था, उसके बावजूद भी उन्होंने गड़बड़ किया था, सब बोला वहां। और वहां से जीत कर जो आया वो, इसलिए मुझसे लोग पूछते थे कि आप तो बीजेपी में थे, आपने गनीमत है, आपको उन्होंने नहीं छोड़ा, आपने तो बहुत चैलेंज किया हमको। और चैलेंज क्यों किया? हमें लगा बहुत सारी बातें गड़बड़ हो रही हैं। ये नोटबंदी क्या कर दिया? बिल्कुल नोटबंदी में जिस एस्पेक्ट पे आपने बहुत कम लोगों ने गौर किया होगा, बाकी तो आप लोग सब एक्सपर्ट्स हैं, यू ऑल नो कि नोटबंदी से क्या क्या हुआ और क्या क्या गड़बड़ हुई। यंगर जनरेशन का क्या हुआ, किसानों का क्या हुआ, रेवड़ी वाले, ठेले वाले, दुकानदारों का क्या हुआ, गरीब लोगों का क्या हुआ, मजदूरों का क्या हुआ। अपने हाल और हालात देखे, कैसे लोग सैकड़ों किलोमीटर और सैकड़ों माइल चल चल के गए वहां पे। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बुरा हुआ तो सालों साल हमारे घर की औरतों का, महिलाओं का, लेडीज का, जिन्होंने पति से भी और पिता से भी छुपाकर मगर अच्छी नीयत से उन्हीं की दवा दारू के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए जो पैसे छुपा छुपा के तकिए के नीचे, अलमीरे के पीछे रखे थे, इतने सालों से जमा कर, अचानक एक रात हवाई हो गए सारे पैसे, लोग बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, कुछ लोग तो नेस्तो नाबूद हो गए। अभी इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा कि खुशी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने, मजीद भाई को पता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को उठा लिया है। अभी मेरा ख्याल है 9 तारीख को, 11 तारीख को ये मामला सामने आने वाला है। हमें लगता है बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन ऑफ कोर्स कहीं ऐसा ना हो कि जब तक हो और हमको ये कहना पड़े कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, ऐसा भी ना हो। बहरहाल गुड न्यूज है उसका। तो हमसे लोग पूछते थे कि आपने क्यों छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में आप आए, इतने साल रहे, वो भी 26-27 साल रहा भारतीय जनता पार्टी में, क्यों छोड़ दिया? हमने कहा सिंपल सा जवाब है, बाकी तो सारी बातें आपको पता ही है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में डेमोक्रेसी थी, उनके जमाने में लोकशाही थी। हमारे दोस्त ये जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वजीर आजम हैं, हमारे मोदी जी, इनके वक्त में लोकशाही नहीं है, तानाशाही हो गई है। इतनी तानाशाही में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। इस बात को मानना चाहिए, इस बात को जानना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि इंसान, व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है, मुल्क होता है, मुल्क से बड़ा कुछ नहीं होता है। मैंने जो बातें की मुल्क के हित में की, देश के हित में की, अपने लोगों के हित में की। पार्टी के लगा कि मैं उनको पार्टी के हित में नहीं जा रहा, मैंने कहा नहीं, मेरे लिए मुल्क सबसे पहले, हमारे लोग सबसे पहले। तो ये करते करते मेरी राजनीतिक आपने देखी यात्रा जिसे कहते हैं, वो करते करते मैं आया यहां पे, जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है,
सबसे अच्छी पार्टी रही, जो गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इतने लोगों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, उनके यहां राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इनकी पार्टी में उस स्टॉप गैप अरेंजमेंट में उनके कुछ लोगों के कहने पे आया। मैं आज भी बहुत कदर करता हूं और यूसुफ भाई आपको कहना चाहूंगा कि मैं उनका बहुत बड़ा, राहुल का ही नहीं बल्कि पूरे कांग्रेस और राहुल के पूरे परिवार का मैं बहुत बड़ा समर्थक हूं, बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और मैं उनके लिए हमेशा लड़ाई लड़ता हूं। और मैं आपकी बात से सहमत हूं। यूसुफ भाई ने आपने कहा कि ये राहुल गांधी की यात्रा और आप लोग की तपस्या और आप लोग का कमिटमेंट बहुत जल्दी जबरदस्त रंग लाएगा। भारत में लोग देखते रह जाएंगे, लोग आज जो मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, पर जो जिस लगन के साथ मगन होकर राहुल बढ़ रहे हैं अपनी यात्रा में, वो आप देखिएगा, वो यात्रा सिर्फ ऐतिहासिक ही नहीं होगी, सिर्फ साहसिक ही नहीं होगी जिसके अंदर बहुत करेज और कमिटमेंट है, बल्कि वो भारत के लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में एक नया रंग लेकर आएगा, जबरदस्त रंग लेकर आएगा और परिवर्तन करेगा। मैं तो मानूंगा, चूंकि हमें टीएमसी का उस समय इलेक्शन लड़ना, आप देखें मैं टीएमसी क्यों किया, आप ये मानेंगे कुछ भी हुआ घी तो दाल में ही गिरा। मैं वहां से आया तो अपोजिशन में ही रहा, ये नहीं कि कहीं मैं घर वापसी पे चला गया। आजकल एक नया टर्म निकला हुआ है, घर वापसी, सब कुछ करो, मलाई ले लो और बाद में बाकी जगह मलाई खाओ और फिर वहां और मलाई मिल रही तो वहां चले जाओ, कहते मैं तो घर वापसी पे। खामोश, कौन सा घर वापसी? तो मैंने वो सब नहीं किया। आज भी मैं ऑपोजिशन में ही हूं और इंशाअल्लाह ताला मैं ऑपोजिशन में ही रहूंगा, वरना सही मानों में मैं आपके साथ हूं और आपके साथ ही रहूंगा। मैं पुनः आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूं। आप लोग बहुत अच्छे हैं, इंडो अरब सोसाइटी का भी, इस्लाम जिमखाना का, और मैं नूरुल साहब का, यूसुफ भाई का, मजीद साहब का, मजीद मेनन जी का और हमारे अब्बासी भाई का, और मैं सबसे ज्यादा यहाँ पे अपने बड़े बड़े भाई गार्डियन पाटनकर साहब का और उनकी फैमिली का और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम लोग जिंदाबाद, आपका घरबार, व्यापार, परिवार जिंदाबाद, आप जिंदाबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। सेक्रेटरी इकनॉमिक पार्क के बाद मैं हमारी सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी मजीद शेख साहब से गुजारिश करूंगा कि बराए करम वो आएँ और सोसाइटी के इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश करें। Assalamu alaikum. Islam Gymkhana and Vice President of Indo-Arab Society, our valuable guest present in the today's function, our esteemed members, ladies and gentlemen. As you are all aware that today's function is jointly organized by Islam Gymkhana and Indo-Arab Society. The Indo-Arab Society was established in the year 1954 and inaugurated by the then Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru. Since its inception, the society helps promoting social and cultural relations between India and Arab nations. The prominent national leaders like Dr. Rafiq Zakaria, former cabinet minister, Mrs. Najma Heptullah, former member of parliament and vice chairman Rajya Sabha, Barrister Ram Rao Adik, former deputy chief minister of Maharashtra, Fakhruddin Khorakiwala, industrialist, etc., were its past presidents. Various honorable Arab consulates, diplomats,
social and political personalities attended the programs organized by the society from time to time for furthering the social and cultural ties between India and Arab countries. During the past 2.5 years, the society could not arrange any grand function due to COVID pandemic. During the COVID pandemic, we lost many of our office bearers and committee members, namely Sayyid Ejaz Ali Master, Treasurer, Advocate Shakil Qazi, Managing Committee Member, and Mrs. Hamida Bhiwandiwala, President of our Ladies Wing. To fill their post for the remaining period, as per the Constitution of Indo-Arab Society, the Managing Committee appointed Mr. Muhammad Ali Nasser, son of late Mohib Ali Nasser, as Treasurer, Dr. Krishnakant Dhebri, Managing Committee Member, and Mrs. Ejaz Fatima Patankar as President of the Ladies Wing. Alhamdulillah, after the ease of COVID restrictions by the government, we have been able to arrange programs once again. Recently, we had arranged a grand Eid Milan dinner jointly arranged by Islam Gymkhana and Indo-Arab Society. We assure you that due to your sincere cooperation and support, we will be able to arrange many more memorable functions in future. Our present managing committee consists of Principal Dr. Mohammad Sohail Lokhandwala, former MLA, as our patron. Mr. Dr. Muhammad Ali Patankar is our president. Our vice presidents are Advocate Yusuf Abrani, Dr. Yusuf Machiswala, well-known psychiatrist, and Shri Sharif Qazi. Honorary General Secretary is myself, Mr. Abdul Majid Sheikh. Joint Secretary, Mr. Nabi Akhtar Qureshi. Treasurer, Mr. Muhammad Ali Nasser. Managing Committee members, Advocate Farhana Shah, Advocate High Court and social activist, Dr. Abdul Sami Bubere, who is also comparing today's function, Sheikh Muhammad Yusuf Punjabi, Abdul Qayyum Tayyib Tamboli, Shabbir Somji, Amir Ali Furniture Wala, Abdul Rahim Khan, Amin Parekh, Ghulam Muhammad Lakhani, Ikram Naik, Imran Mullah, Dr. Krishnakant Dhebri. During the beginning of this term, the managing committee formed a ladies wing of Indo-Arab Society comprising of Her Excellency Mrs. Khalod Al-Moharfi, wife of the then Kuwait Consul General, as chairperson. President late Mrs. Hamida Bhiwandiwala and now Mrs. Ejaz Fatima Patankar. Secretary Mrs. Nilofar Modak, Ms. Shabana M.H. Abdul Karim as Head of Social Media and Information. Mrs. Safiya Yusuf Machiswala and Mrs. Tasneem, daughter of Muhammad Sharif Qazi, as members of the committee of Ladies Wing. The Ladies Wing successfully arranged many memorable functions. All the functions of Ladies Wing were attended by only lady members of Indo-Arab Society. Advocate Yusuf Abrani, President of Islam Gymkhana, was kind enough to give permission to use Islam Gymkhana premises to our Ladies Wing free of any charge for all their functions. We thank this kind gesture of Advocate Yusuf Abrani. We also thank Advocate Yusuf Abrani for giving Islam Gymkhana premises to Indo-Arab Society at a very concessional rent to enable us to arrange various functions from time to time. Last but not least, our sincere thanks to our beloved President, Dr. Muhammad Ali Patankar, for his untiring efforts in inviting many dignitaries in our function. Shri Shatrughan Sinha ji is also present in this function due to the efforts of Dr. Muhammad Ali Patankar. Thank you. एक मैं इस वक्त आपके सामने हूँ और दूसरा नौजवान जो है डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर हैं
मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट इंडो अरब सोसाइटी कि वो वेलकम एड्रेस पेश करें। मैं सोचा था पहले आई विल टॉक इन इंग्लिश, उर्दू इंग्लिश, बिकॉज आई वाज थिंकिंग मेनी अरब डिग्नेटरीज एंड दे विल कम, तो मैं उर्दू इंग्लिश में बोलते रहूँगा आप लोगों के सामने। हमारी बहन कौंसल जनरल ऑफ अफगानिस्तान बैठी हुई है, शी नोज वेरी वेल उर्दू, सो आई डोंट थिंक इफ आई टॉक इन उर्दू एनी प्रॉब्लम विल कम। पहले सर शत्रुघ्न साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया एंड यू ऑनर्ड मी एंड माय ऑल पीपल हु आर इन फ्रांस। मैं आपके बारे में तो थोड़ी देर से बोलूँगा, पहले आपके बाजू बैठे हुए मैं वो हमारे प्रेसिडेंट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब देख रहे 4 महीने पहले सुबह के उठे आग लग गई, पूरा हॉल जल गया। मेहनत में आप देख रहे इतना होता है कीजिए। नीचे जाएंगे आप देखेंगे वहाँ लोग कई सालों से गैम्बलिंग करते थे, उन्होंने उसको बंद किया। और आज आप देखोगे बहुत अच्छी चीज कॉन्फ्रेंस हॉल में है, वो फ्री देते अच्छे कामों के लिए, और बड़े दूसरे कामों के लिए सिर्फ 10,000 चार्ज करते हैं। सर मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं ये गैदरिंग है और उसके बाद भी और बढ़ेंगे, इनमें से कोई भी एक मुझे दिखता नहीं जो आपका पिक्चर नहीं देखा। इतना ही नहीं, जब आवाज इनकी आती है तो लोग कहते हैं शत्रुघ्न साहब भी बोल रहे हैं। मैं आप लोग बहुत शत्रुघ्न साहब को जानते हो, मैं एक को जानता हूँ, वो एक अच्छा इंसान है, वो मुल्क से मोहब्बत करता है, वो नेशनल इंटीग्रेशन के रात दिन काम करते रहता है, वो हंसते रहता है, इसमें सब क्वालिटी वन इन वन, ऑल इन वन, एंड टॉप ऑफ इट इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छा इंसान है। आप जब जीत गए, पहले मैं आपसे कहता ये ऑर्गेनाइजेशन दोनों है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। मेरा ऑर्गेनाइजेशन है इंडो अरब सोसाइटी, एक इस मुल्कों का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, लेकिन बहुत खस्ता कंडीशन में थी, मैं चाहता इसमें लाइफ डालूँ, मौका मिला तो जरूर, क्योंकि ऊपर वाले ने कोविड लाया कुछ कर नहीं सके। आई एम वेरी सॉरी। यहाँ हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी बैठे मुझसे भिड़े, ये और उनके साथ एक साहब जो आए हैं वो बॉलीवुड के अमेरिकन पिक्चर के एक्टर है, भीड़े साहब इतना अच्छा काम करते हैं सर, नेशनल इंटीग्रेशन तकरीबन इसमें सब, मैं तो उनसे कहता तेरे साहब सब RSS के लोग हैं, लेकिन मुझे 5 साल से इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बना के रखा हुआ। तो ये पहले मैं कह रहा था हमारे भाई अच्छे पॉलिटिशियन है, but he is also a secular person. And the remaining some of the people were very secular sitting among us. Sir, इस वक्त तो मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप ये हमारी बोट चली बगैर कैप्टन के, हम ढूंढ रहे कैप्टन। हमने गांधी जी को एक्सेप्ट किया, हमने नेहरू जी को एक्सेप्ट किया, हमने इंदिरा जी को एक्सेप्ट किया, हमारे 9% लोगों ने मोदी जी को एक्सेप्ट किया। आप पार्लियामेंट में गए हैं, हंसते हंसते कहते कहते लोगों को बुला तो करो, जो नफरत फैला रहे उनसे ये तो कहा करो भाई हम एक माँ और बाप के औलाद है। अगर आप ये कहो कि हम आदम के औलाद है, हवा के औलाद है, आप हमारे खूनी भाई हो गए कि नहीं? उनसे कहो, एक डॉक्टर में बॉम्बे मिला कहता भाई तुम भी तो हमारे खूनी भाई हो, अगर हमने कुछ गलती किया तो हमें माफ करो, लेकिन ये नफरत को खत्म करो। आज हम आपको बुलाने का मकसद भी ये है कि साहब हमारी आवाज वहां तक पहुंचा देंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सर हमारे मसले और आपके मसले अलग नहीं है। हमारे पास भी भूख है, आपके पास भी भूख है, हमारे पास घर नहीं, आपके पास भी घर नहीं, हमारे पास तालीम है, आपके पास तालीम नहीं।
हमें कुछ मत दो, लेकिन हमारे हक को देने के पास वहाँ करो। मैं यही इसी वजह से यू मे से दिस सेल्फिश नेचर ऑफ दिस मैन, बट नो सर, दिस आपकी आवाज़ है कि इस मुल्क को हमें बचाना है। ये सोने की चिड़िया फिर हमें बनाना है। ये अकेली सोने की चिड़िया बन नहीं सकती जब तक 124 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग एक न हो जाए। ये कोई मजहब काम में आएगा सर, सिर्फ हमारे यहाँ इत्तेहाद, हमारी मोहब्बत ही काम आएगी। बस मैं इतना कहीं से आपसे प्यार कहता हूँ। हम लोग सब आज आपको सुनने के लिए आए हैं, हम खुद दिल से सुनेंगे, आप खुद सुनाएंगे। ऑन द रिकॉर्ड इस तरह है कि ये इंडो अरब सोसाइटी और हमारे इस्लाम खाने का एक जॉइंटली ऑर्गेनाइज है। अब एक एमपी जो अब हैं और एक एमपी जो पहले थे, लेकिन दोनों का तजुर्बा ऐसा है कि वो एमपी रहे थे तब भी और आज एमपी हैं तब भी। इन्होंने बड़ी खिदमत की है। हमारे एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब बात करेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब से, मजीद भाई, एडवोकेट मजीद मेमन जो है हमारे फॉर्मर एमपी हैं, वो आपके सामने आएंगे। उनके बारे में इतना सिर्फ कहता हूँ कि ये ऐसे हैं कि वकालत तो ये करते हैं, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि वकालत जितनी अच्छी करते हैं शायरी भी उतनी अच्छी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। इंडो अरब सोसाइटी और इस्लाम जिमखाना दोनों ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने आज के इस जलसे का एहतमाम किया है और एक ऐसे शख्स को यहाँ मदऊ किया है कि जिसे हम मुबारकबाद पेश करेंगे कि उन्होंने अनकरीब ही गुज़िश्ता कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव में एक ज़बरदस्त कामयाबी रिकॉर्ड करके पार्लियामेंट में दाखिल हुए हैं। मेरी और शत्रुघ्न सिन्हा साहब की मुलाकात काफ़ी पुरानी है। हम लोग एक दूसरे को कम से कम 25-30 साल से ज़्यादा जानते हैं और मुझे याद है, शत्रु साहब को भी याद होगा कि वो शॉटगन शो चलाया करते थे आज से 20 साल 25 साल पहले। उन्होंने एक शो किया था जिसमें उन्होंने मुझे बुलाया था और मेरे साथ में उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस अहमदी साहब थे और हम दोनों से इन्होंने सवालात पूछे थे और वो प्रोग्राम जब चला तो उसको इतना पॉपुलर बताया गया था कि कई बार वो रिपीट हुआ और शत्रुघ्न साहब ने मुझे खुद फ़ोन करके कहा कि साहब ये प्रोग्राम तो पब्लिक डिमांड पर बाकायदा रिपीट किया था। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, सियासत से हटकर है, समाजी भी समझिए, एक दोस्ताना माहौल में हमने वक्त साथ में गुजारा है। देखिए, इनकी जो फिलहाल लोकसभा की कामयाबी है उसकी खुसूसियत मुझे आपको बतानी है। आप जो लोग सियासत में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं कि जब हम चुनाव में मैदान में उतरते हैं तो एज एन इंडिविजुअल, इनफरादी शख्सियत के अलावा आपकी सियासी जमात और आपका वो हल्का, वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से आप लड़ते हैं, ये अहम चीज़ें होती हैं दो चुनाव में, खासतौर पर लोकसभा के चुनाव में। अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी बदलती है तो बड़ा आपके लिए मसला हो जाता है कि अरे साहब नई कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे जाके लड़ना है, ये तो बड़ा मुश्किल काम होगा। और अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी बदलती है तब भी आपके लिए मसला हो जाता है, क्योंकि आपकी निशानी बदल जाती है, सिंबल बदल जाता है, आम आदमी तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, तो आपके लिए जीत के लिए खतरा महसूस होता है। इन दोनों वजूहात के बावजूद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बिहार से वेस्ट बंगाल, पॉलिटिकल पार्टी पिछला सिंबल कांग्रेस हो या बीजेपी हो या पार्टी को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस के सिंबल पर लड़ना और वेस्ट बंगाल की नई कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके लड़ना और उसके बाद वो इनफरादी शख्स जो चुनाव लड़ रहा है वो एक भारी अक्सरियत से जीत के आता है, ये क्या मतलब? That is the personality, the individuality. It works. It is not a political party. It is not a constituency. It is not the symbol. It is the performance of that individual, for which the political bosses should also be proud of. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आज जो मेहमान यहाँ मौजूद हैं उन्होंने ये कर दिखाया है और मैंने उन्हें खुद मुबारकबाद देते हुए कहा कि शत्रु साहब, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के 527-540 सीटों में से किसी भी सीट को आप सिलेक्ट कर लीजिए, आप यकीनी तौर पर चुन के आएंगे अपने पार्टी। जैसा कि मेरे भाई हमारे पाटलकर साहब ने अभी कहा कि यहाँ मैंने पूछा इनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा।
इनकी आवाज़ जो है, बावजन आवाज़ पिछले 50 साल से बॉलीवुड पर हुकूमत करती चली आ रही है। और यानी तजाद देखिए, लुक एट द आयरनी, इनकी आवाज़ इतनी ज़बरदस्त है और इनकी आवाज़ का एक लफ्ज़ खामोश वो चल रहा है 50 साल से। यानी जब भी बॉलीवुड में भी कहा जाता है खामोश तो समझ जाते हैं कौन, शत्रुघ्न सिन्हा। बहरहाल मेरे भाई, मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, मेरे मोहसिन शत्रुघ्न सिन्हा साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं तो चाहूँगा कि हमारे सदर आलम जनाब अबरानी साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस्लाम जिमखाना जो जगमगा रहा है ये इन्हीं की देन है और इंशाअल्लाह आगे भी वो करेंगी। और यूसुफ साहब और हमारे डॉक्टर पाटनकर साहब, इन दोनों ने अब तक के इन्हें गुलपोशी क्यों नहीं की भाई? सबसे पहले तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब को आप हार पहनाइए, गुलपोशी कीजिए इनकी, और फिर हम सब इनकी बातें सुनेंगे। मैं समझता हूँ इनकी तकरीर सुनने के लिए आप सब बेचैन हैं, हम उनके दरमियान नहीं होंगे। यूसुफ भाई आप कुछ बातें कहें, उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा जी। शुक्रिया। एक चीज ये है कि चतुर जी के बारे में अभी बताया मजीद भाई ने कि वो खामोश, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ खामोशी ज़्यादा होगी उनके खामोश कहने की वजह से नहीं, बल्कि आप खुद इतने खामोश हैं। आई थिंक आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली, अब पता चला कि गर्मी आई है, मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब से, उनके बारे में एक जिक्र करूँ, वो अपनी जानिब से ये उनके बारे में अर्ज करूँ कि मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग ही हैं हमारी महफिल की शान। शेर समझ में नहीं आया आप लोगों के? ऐसा लगता है, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग ही हैं हमारी महफिल की शान। एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब के बारे में दूसरी बात बता दूं कि हमारा ये जो इस्लाम जिमखाना है, जहाँ मैं बहुत पहले कम आता था और यूसुफ अबरानी साहब की वजह से मुझे इसलिए आना पड़ा कि अब उनकी टीम में इस तरफ राइट हैंड पे एडवोकेट हमारे अब्बास काजमी साहब हैं, उस तरफ हमारे नूर अमीन साहब हैं। इनकी एक टीम है, ये चेयरमैन है, व जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे ये प्रेसिडेंट है अबरानी साहब। इन्होंने यहाँ से एक काम किया, हमने हमेशा सुना था कि कोई क्लब होता है सर, कोई क्लब होता है या जिमखाना होता है, उसके आगे रेस कोर्स होता है, पीछे गोल्फ कोर्स होता है, और जब लोग मिलते हैं थक जाते हैं तो बीच में मेन कोर्स होता है। मेन कोर्स तो आपके सामने जब आएगा, लेकिन इस बात में मैं आपको बता दूं कि वो काबिल मुबारकबाद है। गिव अ बिग हैंड टू एडवोकेट यूसुफ अबरानी, जिन्होंने यहाँ से जुए की लानत खत्म की और स्पोर्टिव स्पिरिट वाला जिमखाना बनाया। साथ में इसमें उन्होंने स्पिरिचुअलिटी ये रखी कि आज ये रूहानी मरकज भी है। आई रिक्वेस्ट यूसुफ अबरानी साहब टू। अस्सलाम वालेकुम। देखिए खास इनके लिए है और सुनने के बाद आपको ताली बजानी है, क्योंकि आप लोग शायद खाना खाने के बाद ही बजा ताली बजता है। डर तो मैं भी गया था फासला देखकर, क्या बात है। डर तो मैं भी गया था फासला देखकर, मगर मैं चलता रहा रास्ता देखकर। डर तो मैं भी गया था फासला देखकर, मगर मैं चलता रहा रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे करीब आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। ये शेर शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए है। अरे बिहार तो क्या, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को कैप्चर किया है। कौन सा ऐसा इंसान है हिंदुस्तान में जिन्होंने इनकी आवाज नहीं सुनी? इनकी बेबाकी, इनकी सच्चाई, इनकी ईमानदारी सबने सुनी है, लेकिन इन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया है? बताइए, आप तो बताइए सबसे बड़ा काम क्या है इन्होंने? वो सेकंड बड़ा काम है, वो सेकंड बड़ा काम है। देखिए मैं जब से होश हमने संभाले, हम लोग पिक्चर देखते आ रहे हैं ना, मैंने पहली बार देखा इंडस्ट्री में कि विलन मारते हीरो को तो ताली बजाते लोग। ये कभी नहीं हुआ। हमेशा जब हीरो मारता है विलन को तो लोग ताली बजाते, वो चाहते कि विलन मार खाए। ये पहले विलन थे हिंदुस्तान के जो हीरो से लड़ते थे तो इनके लिए ताली बजती थी लोग। नहीं, वो तो बाद में जब इनका इनिशियल जो दौर शुरू हुआ तो ही वॉज विलन। खिलौना अपनी पिक्चर देख लीजिए, तो कोई अच्छा काम नहीं किया पिक्चर में इन्होंने, मगर अच्छा काम, अच्छा कैरेक्टर नहीं निभाया। अच्छा काम तो बहुत किया है, एक्टिंग बहुत प्यारी की है।
लेकिन जब देखिए आप कि बॉम्बे टू गोवा पिक्चर रिलीज हुई तो एक होटल का सीन है जिसमें अमिताभ बच्चन और ये शत्रुघ्न जी लड़ते हैं, उनकी फाइटिंग होती है, तो जब का स्टाइल था यूं करके लड़ने का स्टाइल था, खड़े रहने का, तो वहाँ इतनी ताली बजी थिएटर में पूछने की बात नहीं, क्या हो रहा है यार विलन, तुम ताली बजाते हो। अच्छा दूसरा सर, ये एक बात हालांकि बोलना चाहता लेकिन काफी और से नहीं बोलूंगा वो बात। एक और पिक्चर है, आपने शायद याद होगा, आपको भी याद दिलाता हूँ, काला सोना, काला पत्थर। तो उसमें ये खान में जब एक्टर होते हैं ना, खान में कौन सी खान होती है ना, तो वहाँ नाम पूछते ना कि नाम क्या आपका, ये क्या हो क्या, तो इनका नाम था मंगल। तो ये जाते हैं वहाँ एंट्रेंस पे, तो पूछता है नाम क्या आपका, बोले दिन कौन सा है, बोले मंगल, लिख ले। तो ये कमाल है शत्रुघ्न सिन्हा जी का। अभी अब्बास कासमी ने एक बात कही कि आज वो पूरे हिंदुस्तान के हीरो है, सिर्फ बीजेपी के लिए विलन है, बीजेपी के लिए विलन है। और अच्छा सर, आप जब विलन हो बीजेपी के लिए तो देश के हीरो हुआ, क्योंकि हमको चाहिए, आज हिंदुस्तान का हर सियासी आदमी डरा हुआ है, चाहे किसी पार्टी का हो, वो डरा हुआ है। डरा कैसे, ईडी से डरा हुआ है, और इनकम टैक्स से डरा हुआ है, डीआरआई से डरा हुआ है, मतलब जितनी एजेंसीज है गवर्नमेंट की, उससे डरा हुआ है। आपको मैं सुन रहा हूं लगातार, बीजेपी छोड़ने के बाद आपने कोई चैनल आज बुलाने का मेन मकसद ये भी था इनका कि हम लोग ऐसे इंसान को बुलाएंगे जो पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ मुसलमान को नहीं, हिंदू को नहीं, सिख को नहीं, सबके लिए है। हम चाहते हैं ऐसा इंसान ही हो। सर मैं भी सियासी आदमी हूँ, मैं एमएलए रहा हूँ, नगर सेवक रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ माडा का, हमने कभी हिंदू मुस्लिम किया ही नहीं है, लेकिन आज वो दौर आ चुका है कि बगैर हिंदू मुस्लिम के आप जीत ही नहीं सकते। हाँ, I speak in English also. I think you know him by face. He is a film star. He is a Bollywood biggest villain, biggest star, and now he is a member of parliament of Lok Sabha. He has been member of parliament so many years, but today he is from a secular party. That's why we have called him here. He is a nice person. He speaks very strongly. He speaks about all the people, all the citizens of the country. And that's why today is very respected, very honorable, very popular also. He can join any party, he can contest from anywhere, he will win. Then we know, because people love him. सर अभी तो ये थोड़ा डॉक्टर साहब ने आपका नाम बहुत कम लोगों को कहा कि सदोर जी आ रहे हैं, शत्रुघ्न जी आ रहे हैं। अगर ये आपका नाम ऐलान करते ना तो पूरा ग्राउंड भर जाता है यहाँ। ये तो एकदम खाना कम लोगों को खिलाना था, लेकिन खाने में आइटम बहुत सारी है। बोले शत्रु जी को मैं बहुत सारा खाना खिलाऊंगा, और आपके समोसे की बात इतनी फेमस हो चुकी है, रोज समोसा 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 कर, तो कम से कम आज काफी समोसे हैं। पहले आप खाएंगे, जब बचेंगे तो लोग खाएंगे। सर आपका आना बहुत अच्छा लगा, हमको बड़ी खुशी है हमको। सर आज जो सामने लोग बैठे हैं ये मुस्लिम कौम के बहुत ही प्रोमिनेंट लोग हैं, बहुत ही क्रीम लोग हैं। ये सिर्फ आपसे मिलने आए, आपकी बात सुन रहे हैं। हमको तो रोज सुनते हैं सर, वो थकते भी हमसे और कंटालते भी हमसे, लेकिन आज सिर्फ आपको सुनने आए, तो मैं चाहूंगा कि आप दिल खोल के आज बात कीजिए। सर एक और रिक्वेस्ट है, क्योंकि कांग्रेस में हूँ, मैं कांग्रेस का इंसान हूँ। राहुल जी की पदयात्रा शुरू है, भारत जोड़ो यात्रा, और मैं समझता हूँ कि ये यात्रा है, ये पूरे हिंदुस्तान को अपने कांधे में उठा लेगी। हिंदुस्तान का कोई भी आदमी से बचेगा नहीं, सबको आना ही है, उसको ज्वाइन करना ही है, और ये यात्रा मशहूर होने वाली है। और राहुल गांधी जी हिंदुस्तान के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, ये मेरा दावा है, मेरा प्रेडिक्शन भी है। तो मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से कम शरद पवार जी ने प्रॉमिस किया है कि मैं ज्वाइन करूंगा, उदय ठाकरे ने प्रॉमिस किया कि मैं ज्वाइन करूंगा, और शायद लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है कि मैं भी ज्वाइन करूंगा। सर आपका भी स्टेटमेंट आएगा फेवर में ना, तो कमाल हो जाएगा हिंदुस्तान में। सुनिए अभी खास यात्रा के लिए भारत जोड़ो यात्रा में शत्रुघ्न सिन्हा आपका साथ है, या उनकी दुआ है, या उनका आशीर्वाद है, ये आ गया तो सेलिब्रिटी लोग निकलेंगे बाद आपके बाद, क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं है। आप डरते नहीं, वो लोग डरपोक हैं, चाहे सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, क्योंकि उसमें मुसलमान है, पैसा बहुत सारा है, गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो डरते कि हमको तकलीफ न हो जाए। लेकिन आप माशाल्लाह बड़े बहादुर, बड़े हिम्मत वाले हैं, और आपकी आवाज में आज भी वो दम है जो आपकी पहली पिक्चर में था। मैंने आपको आपकी एक पूछी, इसलिए पूछी कि आपकी आवाज में का दम कैसे है अभी तक, तो इन्होंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, क्यों एक पूछ रहे मेरी। सर बहुत खुशी हुई आपकी बाजू में बैठने की खुशी। हाँ हमारे मैनेजर कहाँ है, हनीफ शेख साहब कहाँ है?
सर आपको हम सबके बीच में आज इस्लाम जिमखाना का लाइफ मेंबर हम लोग घोषित करते हैं और आपको हम लोग लाइफ मेंबरशिप अभी आपके हाथ में देंगे नहीं देंगे। ये रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी आइए, आपकी फैमिली, आपके पूरे मतलब रिश्तेदार, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, गेस्ट हैं, आपको उनको लेके आइए। सर हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन खाना यहाँ मिलता है, सबसे बेहतरीन खाना। आप खा के देखिए, आप बताइए क्या कैसा खाना है। और अगर आपने किसी को दावत दी तो ताज और ओबरे भूल जाएगा, यहाँ आएगा। कल संदीप पाटिल जी आए थे यहाँ। संदीप पाटिल ने कहा कि मैं, सुनील गावस्कर और हमारे पास तेंदुलकर जी और वेंकसरकर जी सब यहाँ तरसते जाने के लिए, यहाँ का कीमा पाव खाने के लिए। और इन्होंने जिमखाना देखा तो कहा कि मेरे ख्वाबों ख्याल में नहीं था कि इतना शानदार बन जाएगा। तो बोले मेरा बचपन यहाँ निकला है, मुझे जो नाम मिला है पूरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ से मिला है, जिमखाना से मिला है। तो उन्होंने बड़ी तारीफ की जिमखाने की। आप भी आइए, आप हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट रहेंगे, हमारे लाइफ मेंबर रहेंगे। तो आपके नाम से भी इलेक्शन भी आ रहा है 1.5 महीने में, तो आपके नाम से वोट भी मिल जाएगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब शत्रु जी खड़े हो तो आप भी सब खड़े हो जाइए, और जब तक वो अपनी आवाज से शुरू नहीं किया, जब तक आप बैठना नहीं, ताली बजाते रहना। शुक्रिया इंशाल्लाह, और आप रहेंगे। मैं इतना अर्ज करूं, चतुर जी आपको बुलाने से पहले आपका यहाँ हमारे जनरल सेक्रेटरी कुछ जिक्र करेंगे, उसके बाद मैं आपको रहमत दूंगा। इस शेर शत्रु जी के लिए है, गालिबन जिगर मुरादाबादी का है। अज़्म महकम हो, अज़्म महकम हो तो होती हैं बलाएं पसपा, कितने तूफान पलट देता है साहिल तन्हा। Our beloved film star Shri Shatrughan Sinha ji, Member of Parliament, he doesn't need an introduction as he is well known, लाइफ मेंबर ऑफ इस्लाम जिमखाना and also the life member of Islam Gymkhana. He doesn't need an as well as Indo-Arab Society too. He doesn't need an introduction as he is already well known throughout the world and he lives in the heart of everyone. But for the sake of formality, I am giving his brief introduction, reading out. Shri Shatrughan Sinha ji is one of the most famous and loved film star and a very popular grassroots political leader. He is a social crusader too, which is reflected in his sincere endeavors and his deep commitment to social causes, especially the poor and downtrodden. Shatrughan Sinha wears many hats: superstar, a great social worker, and a philanthropist, people's representative, to name a few. Shatrughan Sinha graduated from the Film and Television Institute, Pune. He started his film career in the year 1967 in small roles and moved to bigger and more prominent cast with his first significant break in the movie Sajan in 1967. In the year 1970, he got a prominent and important role in Khilona, a film which was jubilee hit and brought him recognition and a surfeit of parallel roles in offbeat parallel cinema. Later, with his most unforgettable role was in Manmohan Desai's Rampur Ka Lakshman with co-stars Ranbir Kapoor and Rekha. The actor successfully essayed lead roles in various super hit movies like Subhash Ghai's Kali Charan and that of the leading man with classic hits like Kala Patthar, Khud Garz, Dostana, Naseeb and Vishwanath. Shatrughan Sinha has acted in over 200 Hindi films and many other films in Punjabi, Telugu, Bhojpuri, Bengali, Tamil and Gujarati. He is the first actor, film personality from Indian cinema who became a cabinet minister in the government of India. The entire state of Bihar identifies with the Bihari Babu, a popular name of Shatrughan Sinha. In recognition of his devoted philanthropic works, the government of Bihar awarded him with the Bihar Ratna. He is equally popular across the country and abroad. Shri Sinha was elected unopposed in the upper house as Member of Parliament
from Bihar in February 1996. He was re-elected to Rajya Sabha in April 2002. He became the cabinet minister in the Government of India in 13th Lok Sabha and held two portfolios, Department of Health and Family Welfare and Department of Shipping. In May 2006, he was appointed as head of BJP Cultural and Arts Department. He won the 15th Lok Sabha election from Patna Sahib constituency with a record margin. Shri Sinha, as a cabinet minister of health, introduced many innovative measures for ensuring better health for the Indian citizens. He gave great momentum to the campaign for AIDS awareness which reached the masses. He was and is very actively involved in anti-drugs and anti-tobacco movements and cancer awareness programs. He also put up the proposal for creation of AIMS type institution of excellence in various states, which is in the process of implementation now. As a Minister of Shipping, he took effective steps to ensure transparency, probity and vibrant growth of shipping sector. During his tenure, the shipping sector got an impetus which resulted in tremendous growth and development in the whole shipping sector. He was responsible for finalization of the bids in the most transparent manner for the additional terminal at JNPT, which was significantly benefited the trust. He is actively associated with philanthropic organizations like Prayas, Koshish and Sabha. He has been at the forefront of programs and fundraising for bettering the lives of less fortunate. Issues relating to downtrodden are very close to his heart, and he has actively participated in programs and functions to raise funds to help such causes. He has been the president of Prayas, an organization dealing with rehabilitating orphans, neglected, disadvantaged and other categories of children, youth and women in Delhi, Bihar, Gujarat and Assam, and now at the tsunami devastated areas of Andaman and Nicobar Island and flood affected areas of Bihar. His work has been blessed and appreciated by Shri Atal Bihari Vajpayee, Dr. Manmohan Singh, Mrs. Sonia Gandhi and many more prominent leaders and personalities. It attracted rave reviews in India and USA. His charismatic character and excellent oratorial skills makes him establish an immediate connect with the masses. आपके बातों से बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जंगें लड़ी हैं और हिंदुस्तान आज भी जो है अपना एक मकाम दुनिया में रखता है, मुल्क भी और दूसरे मुल्कों में। आपने जो बातें कही बहुत खुशी इस बात की है कि मैं आपको 60-70 ईयर्स और आपको ये भी बता दूं कि जब लड़ाइयाँ हुई थी कि जिन दो शख्सियतों का जिक्र किया था उनका ख़ास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा अगर इजाज़त हो। एक तो जेपी साहब का, जो मेरे वालिद के दोस्त थे, माय फादर वाज आल्सो फ्रीडम फाइटर, और दूसरे वाजपेयी जी का। लेकिन एक वाकया, एक लतीफ़ा मैं आपको बताना चाहूँगा। बम्बई का मैंने कहा था कि माहौल कभी कभी काबिल लाहौर हो जाता है। यहाँ हमारे यूसुफ अबरानी साहब हैं और चूँकि वो सियासी भी उनकी एक शख्सियत है अपार्ट फ्रॉम इस्लाम जिमखाना उनकी सोशल एक्टिविटीज़। तो एक मरतबा मरहूम मेरे दोस्त गुलाम बनात वाला, उन्होंने एक और लीडर थे जो यहीं के थे, उनको बुलाया मस्तान तालाब में। उन्होंने एक जलसा रखा, वहाँ वाजपेयी जी को बुलाया था। वहाँ कुछ जर्नलिस्ट आए थे, उन्होंने सवालात किए, तो मैंने भी उनसे कुछ सवाल किया। आपने कुछ बीजेपी वगैरह का भी जिक्र किया, अपोजिशन का। तो मैंने उनसे पूछा कि वाजपेयी जी, आप जब अपनी बात करते हैं तो अपनी उनकी जो पार्टी थी जनसंघ थी, तो जनसंघ का जिक्र करते हैं तो आप सब उनके ही तरफ से कहते हैं। तो कह रही है कि मैं आपको इतना बता दूं, आपका नाम क्या है? तो मैंने अपना नाम बताया। उन्होंने कहा साहब एक बात सुन लीजिएगा कि मैं अपनी पार्टी का स्पीकर हूँ
और हमारे दूसरे जो भाई हैं वो सब लाउड स्पीकर हैं। तो उसके लिए एक आवाज होनी चाहिए। अब जो है कई लाउड स्पीकर थे, एक स्पीकर आपने अभी अबरानी साहब ने जिक्र किया तो भारत जोड़ो और इस किस्म की बात, तो एक आवाज हो तो फिर अलग ही मंजर होगा, इस मुल्क की तरक्की का उसका महवर होगा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे कुछ मेहमान हैं सर, आपसे दरख्वास्त है कि उनका जो है आप इस्तकबाल करें। ये